कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए दोस्तों जम के मेहनत कीजिए और एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज क्लास 10th के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अभी तक जितने भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को एक थोड़ा सा स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, सारा चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए आज हम जो आप लोगों को बताएंगे वो मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक ना। सब्जेक्ट साइंस का जो टर्म 2 एग्जाम आप लोगों का होने वाला है, ठीक है, उसका बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी सहायता आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को एक थोड़ा सा स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से अंत तक देखिए। और याद रखिए जो खंड 100 में, याद रखिए जो खंड 100 में सबसे बड़ा प्रश्न जो रहता है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आप एक प्रश्न लिख देंगे तो आपको याद रखिए 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। एक प्रश्न लिखिएगा तो 5 नंबर आपको मिलेगा। तो ऐसा ही आज हम टॉप 5 प्रश्न लेकर के आए हैं, ठीक ना। तो एक थोड़ा से स्किप नहीं कीजिए और शुरू से अंत तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होता है, ठीक ना। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होता है, तो देखिए इसका जो पहला पॉइंट का प्रश्न है इसका उत्तर सबसे पहले जान लेते हैं कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होता है, ठीक है। तो देख लीजिए अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, याद रखिए अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ वे होते हैं, याद रखिएगा कि अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ वे होते हैं जिन्हें प्राकृतिक एजेंटों द्वारा विघटित या निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। वह बिना किसी क्षरण या अपघटन के हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर ही रहते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए इनसे होने वाला खतरा भी ज़्यादा बढ़ जाता है और खतरनाक हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा पहला पॉइंट का प्रश्न, पहला पॉइंट का आंसर। अब देख लीजिए दूसरा जो इसका प्रश्न दिया हुआ है पॉइंट में, ठीक है। तो देख लीजिए हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो इसका भी आंसर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे द्वारा उत्पन्न गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के कारण होने वाली समस्याएं निम्नलिखित है, ठीक ना। तो निम्नलिखित क्या क्या है, चलिए इसे आज जान लेते हैं। तो देख लीजिए नालियों को जाम होना, मिट्टी का विनाश होना, प्लास्टिक खाने से मवेशियों का मौत होना और पारिस्थितिक असंतुलन होना, वायु प्रदूषण होना और जल प्रदूषण होना, भूमि प्रदूषण होना, ठीक है। तो देख लीजिए इतना सारा यहाँ हानिकारक जो बायोडिग्रेडेबल कचरे के कारण होती है सारी समस्या, तो निम्नलिखित है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक आप इतना लिख देते हैं, याद रखिएगा, तो आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ जो 1 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को एग्जाम में भी प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसका जवाब अगर आप यहाँ से यहाँ तक यानी कि इतना सारा लिख देंगे तो याद रखिए 5 नंबर आपका कटेगा नहीं, बिल्कुल 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि समजात एवं समरूप अंगों को उदाहरण दे करके आप लोगों को समझाना है, ठीक है, कि समजात क्या होता है और समरूप अंग क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि समजात अंग किसे कहेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए वातावरण में रहने वाले जंतुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हुए भी उनके कार्य अलग अलग होती है, ठीक है, उसे समजात अंग कहते हैं, याद रखिएगा, उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, मेढक एवं पक्षियों के अग्रपाद, ठीक ना। मेढक और पक्षी तो आप लोग देखे होंगे ना, उनका जो अग्रपाद होता है रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हुए भी मेढक में कूदने एवं पक्षियों में उड़ने का कार्य होता है, ठीक है। इसी तरह से ठीक इसके विपरीत, याद रखिएगा, ठीक इसके विपरीत जंतुओं के ऐसे अंग, याद रखिएगा थोड़ा यहाँ मिस्टेक हुआ है, ठीक ना। ठीक इसके विपरीत जंतुओं के ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी, ठीक ना, एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक समान कार्य करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं तितली और पक्षी के पंख, ठीक ना, दोनों का यहाँ पर देख सकते हैं कि रचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है, याद रखिएगा काफ़ी भिन्न है, लेकिन दोनों का काम क्या होता है, दोनों का काम उड़ने का होता है, ठीक ना, उसे समरूप अंग कहेंगे, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न देख लीजिए। यहाँ जो अगला नंबर का प्रश्न दिया हुआ है देख लीजिए तीसरा नंबर, ठीक है। धातु तथा अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है आप लोगों को, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास इसे भेज दीजिएगा ताकि उन्हें भी तो एग्जाम देना है, उन्हें भी तो अच्छा नंबर लाना है। तो देखिए धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है, तो सबसे पहले धातु के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए धातु जो होता है ना, धातु में चमक होता है, ठीक है, और यह ताप तथा विद्युत के सुचालक भी होते हैं।
यह पीटने पर आवाज़ होती है, ठीक है। इसे जब पीटा जाता है ना धातु को, तो धातु आवाज़ करता है। और साधारण ताप पर ठोस होते हैं, सिर्फ पारा धातु द्रव्य होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब अधातु के बारे में जान लीजिए, ठीक ना। अधातु में चमक नहीं होती, अधातु जो होता है ना उसमें चमक नहीं होती है, सिर्फ आयोडीन तथा कार्बन के एक अपरूप, याद रखिएगा, एक अपरूप ग्रेफाइट में चमक होती है, ठीक ना। यानी कि आयोडीन में और ग्रेफाइट में चमक होती है, जो बिल्कुल अधातु है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, अधातु ताप एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, इसे पीटने पर आवाज़ नहीं होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए कि अधातु ठोस द्रव्य गैस तीनों अवस्था में रहते हैं, ठीक है। इतना आपको लिखना है और 5 नंबर आप उठा लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ जो दिया हुआ है, ठीक है। घरेलू परिपथ में बिजली के खतरे पैदा करने वाली किन्हीं 2 स्थितियों की व्याख्या आप लोगों को करना है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के बीच में, ठीक है, 2 अंतर को आप लोगों को सारणीबद्ध यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो किस तरह से होगा, सबसे पहले पहला प्रश्न यहाँ जो दिया हुआ है कि घरेलू परिपथ में बिजली के खतरे पैदा करने वाली किन्हीं 2 स्थितियों को लिखना है। तो देखिए 2 स्थिति कौन कौन सी स्थिति होगा, ठीक है। पहला जो यहाँ स्थिति दिया हुआ है कि शॉर्ट सर्किट के मामले में तार के साथ करंट बढ़ता है और बिजली के उपकरण को प्रभावित करता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट जो है ना, जब मुख्य आपूर्ति पर भार बढ़ता है, याद रखिएगा, जब मुख्य आपूर्ति पर भार बढ़ता है तो परिपथ में बिजली के खतरे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के बीच, याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के बीच 2 प्रमुख अंतर को आप लोगों को बताना है। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। देख लीजिए विद्युत मोटर का क्या होता है। तो विद्युत मोटर ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक ना। विद्युत मोटर जो होता है ना, वो आंतरिक ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है, ठीक ना। विद्युत मोटर ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और देखिए इसका दूसरा पॉइंट, फ्लेमिंग के वाम हस्त, याद रखिएगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, ठीक है। और देखिए जनरेटर का क्या होगा, ठीक ना। तो जनरेटर के बारे में देख लीजिए, इसका तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है ना कि जनरेटर आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के सिद्धांत पर यह काम करता है, याद रखिए, यह दूसरा पॉइंट है, ठीक ना। और एक थोड़ा देख लीजिए पहला पॉइंट, यहाँ जो पहला पॉइंट है ना, विद्युत मोटर जो होता है ना, ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। और यहाँ पर जनरेटर जो होता है ना, वो ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और यहाँ पर आखिरी प्रश्न है, लास्ट का प्रश्न है, जरा देख लीजिए, ठीक है, कि मिसेल क्या है, ठीक ना। यहाँ प्रश्न देखिए कि मिसेल क्या है, और जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। क्या इथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा। तो देख लीजिए यहाँ 3 प्रश्न है, और 3 प्रश्न में सबका आंसर देख लीजिए क्या क्या होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मिसेल क्या होता है, ठीक है। तो देख लीजिए कि मिसेल लिपिड अणु होते हैं। मिसेल जो होता है ना, वो लिपिड अणु होते हैं जो जलीय घोल में एक गोलाकार रूप में खुद को व्यवस्थित करते हैं। और मिसेल का निर्माण फैटी एसिड का प्रतिक्रिया है, ठीक ना, जिसका अर्थ होता है कि उसमें यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों होते हैं, ठीक ना। तो ये रहा मिसेल की परिभाषा, ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या यहाँ देख सकते हैं कि क्या, यहाँ पर देख लीजिए, जब साबुन को जल में डाला जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है, इसका आंसर देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए साबुन के 2 सिरे होते हैं, साबुन आप लोग देखें हैं तो उसके 2 सिरे होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और दूसरा सिरा जो उसका होता है ना, हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक ना। और इसमें हाइड्रोफिलिक सिरा गोले के बाहर में होता है और हाइड्रोफोबिक सिरा जो होता है ना, वो केंद्र की ओर होता है। इसीलिए जब साबुन को पानी में मिलाया जाता है तो मिसेल का निर्माण होता है और मिसेल बनता है, ठीक है। और यहाँ जो आखिरी प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, इसी में जरा देख लीजिए कि क्या इथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में, यहाँ विधायक लिखा हुआ है, यहाँ विलायक होगा, ठीक है, विलायक में भी मिसेल का निर्माण होगा। तो देख लीजिए इसका जो आंसर है क्या है, ठीक है। देख लीजिए इसका आंसर नहीं, एथेनॉल में मिसेल का निर्माण नहीं होता है, याद रखिएगा कि एथेनॉल में मिसेल का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। और इतना सारा आप लोगों को लिखना है और देख लीजिए आप लोग कितने अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। और याद रखिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।